फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विधायक उसमें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। अगर इसके पीछे की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आप लोग उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट वही रहेगा आप सबों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। मैंने पीछे की वीडियो के भी एंड में आप लोगों को बताया था कि अभी जो है सो आपका कुछ दिन तक एक एक सेट करके ही आएगा। और ज़्यादा नहीं, मतलब आप 6-7 दिन समझ ही लीजिए कि 6-7 दिन तक आपका एक एक सेट आएगा। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है एक एक सेट वाला 6-7 दिन तक, उसके बाद मैं आप सबों के लिए जो है सो 5-5 सेट का 2 वीडियो डेली जो है सो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी कुछ निजी कारण बस जो है सो टाइम नहीं मिल पा रहा है। पीछे भी 3-4 दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था, तो उस सबों के लिए मैं सभी से क्षमा चाहूँगा। और आशा करते हैं कि सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे। कुछ निजी कारण है जिस वजह से जो है सो नहीं आपका कंटिन्यू हो पा रहा है। तो एक एक सेट मैंने फिलहाल जो प्रोवाइड कर दिया है, और जल्द ही जो है सो आपका 3-4 या 5 दिन में समझिए कि आपका दो वीडियो जो है सो 5-5 सेट का जल्द ही आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का। पहला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था। तो देखिए, सभी को पता है, प्रश्न पूछा भी जाता है गांधी इरविन समझौता से। तो गांधी इरविन समझौता जो है सो आपका कब हुआ था, तो 1931 में जो है सो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। और एक इरविन घोषणा आया था, ठीक है, कब आया था, तो 31 अक्टूबर 1931 को जो है सो एक इरविन घोषणा था, जिसमें क्या शामिल था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, ठीक है, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा जो था वह आपके उस इरविन घोषणा का जो है सो मुख्य एक वाक्य था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है सो आपके बुर्ज होम से, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका तीसरा नंबर कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था, ठीक है। तो कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत के शासक थे जो कि खुद को जो है सो अपना मतलब थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा साबित करने के लिए किसका वंशज बताया था, तो अफरासियाब का वंशज बताया था। तो वह शासक आपके कौन हो जाएंगे, तो वह शासक थे आपके बलबन, ठीक है। बलबन के बारे में देख लीजिए, तो यह जो है सो आपके गुलाम वंश के, ठीक है, गुलाम वंश के जो है सो आपके शासक थे। गुलाम वंश के यह आपके शासक थे। और बात करेंगे गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश जो है यह आपका 1206 में आया था, और 1290 तक जो है सो इन्होंने भारत में जो है सो शासन किया था। और अगर देखेंगे तो गुलाम वंश जो था यह आपका दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत एक वंश है, जो कि आपका 1206 से 1290 तक आपका शासन किया था। और साथ ही अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। और इल्तुतमिश भी जो थे आपके इसी वंश के ही एक राजा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के जो राजा थे वह थे आपके इल्तुतमिश थे। और साथ में अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, तो यह जो थे आपके खिलजी वंश के दूसरे शासक हम लोग बोल सकते हैं। खिलजी वंश के बारे में देखेंगे तो 1290 में जो है सो इसका स्थापना हुआ था, और 1320 तक जो है इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ही मुख्य रूप से इस 30 साल के टाइम पीरियड में आपके शासक रहे थे। वैसे इसकी स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, और दूसरे जो थे इनके भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अपने चाचा को मार के गद्दी पे बैठे थे। और काफ़ी देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में एक मुख्य राजा के रूप में यह जाने जाते हैं। और फिर इसके बाद एक और आए थे मुबारक शाह खिलजी करके, तो वो भी कुछ बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहे थे, और उसके बाद जो है सो पतन हो गया था खिलजी वंश का। तो प्रश्न में तो आपको पूछा गया था अफरासियाब का वंशज किसने बताया था अपने आप को, तो बलबन ने अपने आप को बताया था। अगला आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत जो था जिस समय अगर देखेंगे तो आपका अकबर के टाइम पीरियड में ज़्यादा था, उस समय सूफी परंपरा काफ़ी चलता था, ठीक है। तो उसमें वली शब्द का अर्थ क्या था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, वली शब्द जो है इसका अर्थ था आपका संत, ठीक है। क्या अर्थ होता है उसका, तो संत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है आपका 5वां कि किसने ब्रिजिटल नेशन, ठीक है, ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक का सहलेखन किया है। तो किसने किया इस बुक का सहलेखन, तो एन चंद्रशेखरन ने, ठीक है, किसने किया, एन चंद्रशेखरन ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला है 6वां नंबर प्रश्न है कि उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग, समय, लेखा,
चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जो है सो आपका विस्थापन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी सही होगा। अगला है आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि कौन सी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा हिंद आर्य मतलब इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से जो संबंधित नहीं है वह आपको बताना है। तो देखिए डोगरी की बात करेंगे तो यह आपका इंडो आर्यन भाषा है, पंजाबी भी इंडो आर्यन भाषा है, असमिया की बात करें तो यह भी जो है सो आपका इंडो आर्यन भाषा है। लेकिन अगर साथ में मुंडा की बात करेंगे तो यह जो है आपका एस्ट्रो, ठीक है, एस्ट्रो इंडियन भाषा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सो आपका एस्ट्रो एशियन भाषा एक तरह से हो जाएगा। और बाकी जो आपको डोगरी है, पंजाबी है, असमिया है, ये तीनों ही आपके इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब आहारता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी हो। ठीक है, कोई भी शहर जो है मतलब यूनाइटेड नेशन के मापदंड के हिसाब से मेगा शहर किसको बोला जाता है, तो वैसा शहर जिसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो 10 मिलियन से ज़्यादा। ठीक है, वैसे शहर को क्या बोला जाता है, मेगा शहर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है 9वां नंबर प्रश्न है कि टेरिडोफाइट्स प्रजनन किस प्रकार करते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो यह पूछा जा रहा है कि किस प्रकार प्रजनन करते हैं, तो यह जो है सो बीजाणुओं की सहायता से, ठीक है, बीजाणुओं की सहायता से जो है सो यह आपके प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी सही है। आगे है 10वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो प्राथमिक बल नहीं है और समुद्र की धाराओं को प्रभावित भी करता है। तो देखेंगे तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है 11वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है। ठीक है, तो मतलब आपको यही बताना है कि कौन सा जो आपका कथन है और उसके साथ जो अनुच्छेद मैच किया गया कौन सा आपको देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको चूज करना है। देखते हैं, पहला बात करेंगे मानव में यातायात निषेध अनुच्छेद 24, नहीं अनुच्छेद 24 तो आपका बाल श्रम वाले से संबंधित है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, ये वाला जो है ना आपका अनुच्छेद 21 जो है जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसे कई जगह जो है सो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के रूप में भी लिखा जाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, जिसे आमतौर पर जो है सो आपका दैहिक और प्राण स्वतंत्रता भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि पायरोलुसाइट, ठीक है, पायरोलुसाइट किसका अयस्क है। तो पायरोलुसाइट की बात करेंगे तो पायरोलुसाइट जो है आपका मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो 13वां नंबर प्रश्न है कि पकक्की, ठीक है, पकक्की ऑटिली गैलीट शीर्षक की कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो यह जो है सो आपका किसके द्वारा रचित है, तो के सीव रेड्डी के द्वारा। ठीक है, के सीव रेड्डी के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। आगे आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि किस पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो किसे किया जाता है, तो कार्बन कर को, मतलब कार्बन कर मतलब कार्बन टैक्स जो होता है उसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गित किया गया है। आगे है आपका 15वां नंबर प्रश्न है कि HCN, ठीक है, एचिसन, HCN नहीं है आपका है एचिसन, हिंदी में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो यह किसमें नियुक्त किया गया, तो यह आपका जो है भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए। ठीक है, किसके लिए, भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है आपका 16वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्षणों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जीवन के जो आपके 4 लक्षण हैं उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको वो बताना है। तो देखेंगे तो काम, अर्थ, मोक्ष होता है, लेकिन यश जैसा कोई शब्द जो है सो प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार ऐसा कुछ पुरुषार्थ में नहीं उल्लेखित है। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा चीज़ होता है बॉडी पार्ट में जो कि आपका जिसके नीचे शिफ्टिंग के कारण जो है सो आपका हिचकी आता है सामान्यतः मनुष्यों में। तो वह जो आपका पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं मध्यपट। ठीक है, क्या बोला जाता है, मध्यपट बोला जाता है। अगला है आपका 18वां नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा
कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो कैल पौध का जो फसल उत्सव होता है यह कहाँ पे मनाया जाता है? यह आपका मनाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला है आपका 19वां नंबर की तूरी। ठीक है, तूरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? तो तूरी हो, बंगल हो या पावा हो, ये सभी जो है सो आपके किस राज्य के लोक नृत्य हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हैं? तो ये सभी जो है सो आपके गुजरात के वाद्य यंत्र हैं। क्या क्या नाम है? तो तूरी है, बंगल है और पावा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है आपका 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है? ठीक है, तो कौन सा स्थल हो जाएगा जो भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है? तो वह आपका हो जाएगा सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन के बारे में देख लेंगे कहाँ पे है। तो यह आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरवन जो है सो पड़ता है। और वेस्ट बंगाल में जो आपका गंगा और जमुना की जो आपका देखेंगे एक तरह से जो बहाव से जो कचरा बनता है, या फिर जो नीचे का जो कचरा होता है उसी से एक तरह से देखेंगे तो उसी पे आपका सुंदरवन जो डेल्टा है वह भी वहीं पे आपका लोकेटेड है, जो कि क्या है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। बाकी के प्रैक्टिस सेट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स